or Pakistan was on the verge of using its nuclear weapons in case the war would have continued for another 24 hours or so. सीजफायर जो हुआ है उसका सीधा संबंध न्यूक्लियर इशू से है. The world powers came in. I don't think it was only the US. Even China must have come in also to pressure Pakistan. Pakistan cannot be trusted as they have proved time and again. तो उनके word का क्या value है even if they have given assurance? Pakistan cannot be trusted. जी. इंडिया पाकिस्तान कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को आसिफ मुनीर ने हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट बना दिया है. न्यूक्लियर वॉरफेयर में या न्यूक्लियर थ्रेट्स में ओपननेस जरूरी होता है, क्योंकि आपको दुश्मन को डराना है, इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. I think the main hero, if you say from the Indian side, was possibly the BrahMos supersonic missile, because of the kind of brainwashing that has been done of Pakistani population in case of terrorists. The ordinary Pakistani is as much complicit in this as the terrorists themselves or their military. Hi everyone, welcome back to episode number 15. Today is the 12th of May and it's barely been 48 hours since the ceasefire was announced between India and Pakistan, and a ceasefire which was violated repeatedly. To talk about the situation, आज हमारे साथ हैं कर्नल अनिल आठले. वो एक इंडियन आर्मी वेटरन हैं with more than 20 years of service. He's also a military history expert and he's got extensive knowledge of insurgency of Kashmir और खास करके of nuclear strategy. तो आज हम उनसे बात करेंगे about the current situation, how long we can expect the peace to hold, and can Pakistan be trusted. Today's episode and future episodes in geopolitics are also brought to you by Arc Oils. It's a proudly Indian brand. It is a cold-pressed cooking oil, women-founded brand. It prides itself on its purity and freshness. Now, over to Colonel Anil Atle. Hi, sir. Thank you. Thank you for your service, first of all. Welcome. It's a pleasure. Thank you. तो पहला क्वेश्चन था कि आपको क्या लगता है, आज 12th of May है, जैसे हमने बात की 10th को ही सीज फायर अनाउंस किया, विच सीम्ड अ वेरी फ्रेजाइल सीज फायर. तो आपको क्या लगता है सबसे पहले? फर्स्टली सीज फायर जो हुआ है उसका सीधा संबंध न्यूक्लियर इशू से है, क्योंकि अभी पूरी जानकारी तो हासिल नहीं हुई है, लेकिन ऐसे लगता है कि जब हमने उनके हवाई अड्डों के ऊपर या बाकी सामरिक ठिकानों के ऊपर हमले जब किए थे, तो उसमें हमने उनकी कमांडर कंट्रोल जाके, जिससे कि न्यूक्लियर हथियारों का कंट्रोल होता है जी. या जहाँ पे उनके न्यूक्लियर हथियार रखे हुए हैं जी. वो ध्वस्त कर दिया है. ओके. उसके वजह से उनको अभी डर ये था कि अगर ये और एक आध दिन चलता रहा तो बचे खुचे उनके जो हथियार है वो तो शायद नष्ट ना होते, लेकिन उनको निकाल के उनको हमारे ऊपर यानी पाकिस्तान को इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ करने के लिए मुश्किल हो जाता. तो ऐसी स्थिति में हड़बड़ाहट में जो उनके बचे होंगे वो न्यूक्लियर हथियार उन्होंने शायद तैयार करने शुरू कर दिए थे. यानी कि द वर्ल्ड वाज ऑन दी और पाकिस्तान वाज ऑन द वर्ज ऑफ यूजिंग इट्स न्यूक्लियर वेपन्स in case the war would have continued for another 24 hours or so, because we had started using our BrahMos missiles. Okay. It is still not clear whether we used our ballistic missiles or not. That is the Prithvi missiles. In days to come, ये साफ हो जाएगा कि हमने पृथ्वी इस्तेमाल किया या नहीं. मेरा जितना कि मैं अभी तक जानता हूँ इन चीज़ों के बारे में, ये शक है कि हमने बैलिस्टिक मिसाइल्स भी यूज़ किए हुए हैं, पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल्स. तो दुनिया में पिछले
45 सालों से या ज़्यादा, 45 कहाँ, 75 से ज़्यादा सालों से अण्वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, अणुबॉम्ब नहीं इस्तेमाल हुआ है। आपको दो तीन एग्जाम्पल देता हूँ। 75 साल पहले यूएस suffered a huge and humiliating defeat in Vietnam. Yes. जबकि नॉर्थ वियतनाम ने सैगोंग के ऊपर कब्जा किया था वगैरह। उस समय पे यूएस के पास में अण्वस्त्र थे, एटम बॉम्ब्स थे, एटॉमिक वेपन्स थे, लेकिन इतनी ह्यूमिलिएशन जब दिख रही थी तब भी यूएस ने न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल नहीं किए। उसकी वजह यह है कि उस समय ऑफ कोर्स सोवियत यूनियन वाज deterring them, but it is doubtful if Soviet Union would have used its nuclear weapons in case America would have, or USA would have used its nuclear weapons in Vietnam. Frankly, doubtful. But even then, US did not use its nuclear weapons. The reason for that is today, after the first nuclear weapon use, the whole world has realized that nuclear weapons, once used, whichever corner of the world, produce the radioactive cloud, which spreads all over the world. Like, for instance, when that Ukraine nuclear plant had got blasted, Chernobyl. As places as far as Ireland and other places were affected by the radioactivity that gone up. And their milk products were, the whole earth was... and future generations are also affected. And that was a nuclear plant and it was contained. Whereas when a nuclear weapon is blasted, the radioactive dust, which goes up in the atmosphere up to about 15, 16 kilometers, and then it spreads. So nobody is safe from the radioactive effect of nuclear weapons. That being the case, there is a unwritten iron law of international relations that thou shall not use nuclear weapons. Okay. And Pakistan was on the verge of that. That is where the world powers came in. I don't think it was only the US. Even China must have come in also to pressure Pakistan. And having approached us, they must have approached us to say, at what cost are you ready to stop? What is it that if Pakistan gives you, will you stop? So what Pakistan is going to give us in turn for accepting this truce has already been decided. Okay. But there are talks happening today. 12 को आज talks already हो चुके हैं. अच्छा, ये अभी सिर्फ ओपन में है. Okay. But behind the doors, top channels, telephone conversations have already happened. And Pakistan has obviously given us some guarantees, because of which we have stopped the next stage. जी. This is what your my assessment is. Yeah. तो obvious question ये होगा कि Pakistan cannot be trusted as they have proved time and again. तो उनके word का क्या value है even if they have given assurance? आप सही है उसमें. You're very right. Pakistan cannot be trusted. जी. So, really speaking, for this whole conflict situation, we have to manage the situation. In the sense, even after Pakistan has given some assurances or whatever, we have to be all the time ready to retaliate should they not stand by their... what has been happening in the past is
that every time such crisis took place, like it was in 2001 parliamentary attack, and after that Op Parakram, when the whole Indian army was mobilized and we had threatened invasion of Pakistan. So at that time, Pakistan gave assurances which were guaranteed by the United States, and that our territory will not be used for any hostile acts against India or territory under our control, which includes POK and other places. Okay. So that happened, but you know what happened subsequently after 2001? Given that past Pakistani behavior, where we, I think, went wrong was that we actually believed on their promises and let our guard down. And we started peace talks, etc., etc. There is a huge lobby in India which believes, वो सोचते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अमन होना चाहिए और हो सकता है. होना चाहिए तो ख्वाहिश है, ख्वाब है. हो सकता है वो possibility. इसके बारे में मुझे बहुत बड़ा शक है. जी. तो कोई चीज डिजायरेबल हो लेकिन वो हो वैसे ही, इसके बारे में मुझे शक है. सो इस समय even if truce takes place, ceasefire takes place, there is a major change we have done. We have said military operations may stop, but all other restrictions, including the control of the Indus waters, will continue, or denial or control, whatever you may call it. Trade will not start. No talks will start. Okay. So we have learnt our lessons from past. And it is sad, but that is the neighborhood which we have. And we have no choice, an option, but to henceforth remain vigilant all the time. To some extent, there is this, many people are saying कि ये जब हो रहा था ceasefire क्यों कर दिया वगैरह वगैरह. कुछ हद तक वो सही भी है लेकिन गलत भी है. क्योंकि आप मिलिट्री ऑपरेशन से टेररिज्म समाप्त नहीं कर सकते. आप टेररिस्ट को मार सकते हैं, लेकिन टेररिज्म जो कि दिमाग में पैदा होता है उसको आप क्या करेंगे? तो उसके लिए जो आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजिकल जो टेररिस्ट की फैक्ट्रीज है मदरसों में या बाकी जगह पे, उसको वो जब बंद होगी और अभी जो बने बनाए जो टेररिस्ट है उनके दिमाग जब ठिकाने तो आ जाएंगे या वो मारे जाएंगे, तब तक ये इशू चलता रहेगा. जैसे यूएस ने जब 9/11 हुआ और उसामा बिन लादेन को मार दिया उसके बाद में, तो उससे टेररिज्म ख़त्म हुआ है? नहीं हुआ है. तो वही हमें भी समझने की ज़रूरत है कि मिलिट्री एक्शन से टेररिज्म ख़त्म नहीं हो सकता है. टेररिज्म तभी ख़त्म होगा जब उसके पीछे जो आइडियोलॉजी है, जो कि इस्लाम को तोड़ मरोड़ करके एक तरह की जो आइडियोलॉजी बनाई गई है, पाकिस्तान में है, कुछ हद तक बाकी जगहों पे भी है, आईसिस वगैरह है इराक में, हमास भी है. वो भी जैसे कि पैलेस्टीन में जो इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट था, दैट वाज अर्लियर was a material conflict, in the sense Palestinians wanted a state of Palestine, clear cut. But over a period of time, it has become an ideological conflict of Islam versus Judaism. ये पिछले 10-15 साल का जो बदलाव आया है वो हुआ है. उसके बाद से वो भी इंट्रैक्टेबल कॉन्फ्लिक्ट हो गया है. सो व्हेन अ कॉन्फ्लिक्ट लाइक इंडिया पाकिस्तान कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को आसिफ मुनीर ने हिंदू मुस्लिम
कॉन्फ्लिक्ट बना दिया है। तो ये मैं आपसे, आप कश्मीर पे भी एक्सपर्ट हैं, तो कश्मीर या डज पाकिस्तान यूज कश्मीर सिर्फ एज एक्सक्यूज? यस, यस, इट्स जस्ट एन एक्सक्यूज। कल अगर किसी हादसे से पाकिस्तान को कश्मीर मिल भी जाए पूरा, तो भी भारत पाकिस्तान के बीच में शांतता नहीं होगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ सिर्फ जनरल मुशर्रफ कुछ साल पहले, जब वो ऑलरेडी प्रेसिडेंट नहीं थे तब, दुबई से, तब उन्होंने एक इंटरव्यू में साफ कहा था, जो मैं अभी कह रहा हूँ, कि इवन इफ कश्मीर इशू इज सॉल्व्ड, there will not be peace between India and Pakistan, because Pakistan, after having got a state of their own, Muslim majority state, instead of living in peace, are now do not like the fact that there are 20 crore or 200 million Muslims in India. So, I mean, I've never been able to understand the logic behind this, because should India turn like Pakistan, what will happen to these 200 million people, which is almost equal to the population of Pakistan, who are followers of Islam? Can they all go into Pakistan? No. Will India carve out a separate territory like Pakistan for them? Again, not possible. So, really speaking, and despite all the periodic riots, this, that, etc., India has remained a secular nation for last 75 years. And the way our constitution is, it cannot be changed into a Hindu nation. There are a fringe of element in India who want India to be declared Hindu nation, etc. But by and large, majority of Indians, which includes members of all faiths, are not in favor of any kind of theocratic state, which Pakistan has become, which was again never Jinnah's vision. Jinnah wanted a Muslim majority, but a democratic state, secular state almost. You also mentioned about the nuclear weapons, and the US has claimed publicly they've taken a large amount of credit कि ये ceasefire हमने कराया। तो अब पाकिस्तान को वो पैसे भी देता है, फिर कहता है आई एम नॉट हैप्पी विथ व्हाट दे आर डूइंग। तो उनका एजेंडा क्या है इन दिस होल थिंग? लाइक व्हाट इज देयर एजेंडा विद पाकिस्तान? बिकॉज दे नो पाकिस्तान फंड्स टेररिस्ट, ये पता है उनको। See, Pakistan as a nuclear country, nuclear weapon holding country, was a creation of USA as well as China. We keep on blaming China, but that is not strictly correct. The major uranium enrichment plants in Pakistan were given to them by the Germans. They came from Germany. And Germany is very much part of the Western Alliance. The Americans very well knew what was happening. But in that time prevailing Cold War era, once India, all but in name, went for nuclear weapons in 1974 during Indira Gandhi's time. Okay. So, since we were regarded as part of the Soviet camp, and Pakistan, our rival, was in the Western camp, so within the region, the Americans and the West decided to make Pakistan also nuclear power to checkmate India and South Asia. That is the long and short of it. That is a historic yeah. So, progress. Because of that, and Pakistan has got very deep connections with the US, in the sense that most of the, unlike India, Pakistan permits dual citizenship. Okay. So a very large number of their MPs and even ministers, etc., are actually dual citizens. They're citizens of UK as well as Pakistan, So they have mainly a UK. strong lobby internationally. That
Plus, because of that, the Americans and the British have a fair bit of control over Pakistan. The Pakistani elites, all of them have their children, grandchildren, etc., either in the Studying US abroad, or in. yes. So that is a big pressure point, and because of that, America always feels US that Pakistan is a useful idiot to have as a friend or ally or whatever it is, and that is not going to go away. Now, so there are these rumors floating around कि न्यूक्लियर प्लांट से लीक हो सकता है या कोई रोग एलिमेंट्स उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं कि कोई रोग साइंटिस्ट आके डिप्लॉय कर सकता है. तो क्या ये फियर्स रियल हैं? बिकॉज पाकिस्तान तो इररिस्पॉन्सिबल है, इंडिया इज अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री, अ डेमोक्रेटिक कंट्री. तो क्या आपको लगता है? द फियर ऑफ स्टेल्थ या चोरी करके ये, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो यूरेनियम या जो भी मटेरियल यूज होता है, यूरेनियम मेनली, उससे बॉम्ब नहीं बना जा सकता. अच्छा. टू मेक अ न्यूक्लियर वेपन आपको 90 या 97% तक की प्योरिटी का यूरेनियम चाहिए. ओके. तो वो इस्तेमाल नहीं होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में. तो इसलिए कोई ऐसे अपने गराज के वर्कशॉप में न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सकता है. उसके लिए यूरेनियम को 97-98% तक प्यूरिफाई करना पड़ता है, तब जाके वो बन सकता है. तो इसके लिए आपको बहुत बड़ी फैक्ट्री लगानी पड़ती है वगैरह. There were these reports about 2 months ago that Hamas had visited Pakistan, Yes. and they seem to have trained, the Pakistanis, because it was a Hamas-style attack in Pahalgam. And there's a strong feeling that if they behave like Hamas, we need to respond like Israel. What is your take? उसके ऊपर क्या आप कहेंगे? अब हमास स्टाइल अटैक वगैरह, there is nothing special about it except that Israelis did a mistake of relying too much on machines. Okay. They neglected the human aspect because again they possibly knew about it or could have perceived, but Israel suffers from manpower shortage. So they relied more and more on CCTVs, this, that, etc., early warning radars to get some kind of a warning of the Hamas attack. Hamas, in the beginning itself, just literally bulldozed or with tractors broke all those, and that was... So, in our case, being a large and populous country, we have no shortage of military manpower. Okay. So, if anybody thinks of doing a Hamas on India, India is not Israel in that sense. India is different. Okay. And anybody who thinks of doing Hamas on India should also look at Gaza. Yeah. And do they want to become Gaza? Well, Which is what was happening actually till few days ago to their air bases at least. We have not still targeted their civilian areas, but that could have happened. Or their economic infrastructure. तो ये जो पाकिस्तानी मेंटालिटी है उनके साथ में जाने की, इससे कोई नहीं. लेकिन डर एक ये है, जैसे अभी हमने बात की थी कि कोई गराज में न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकता है. लेकिन जैसे अभी चलता रहा है अभी तक, दैट पाकिस्तान डिनाइज एनी सपोर्ट टू एलईटी, लश्कर तैयबा या जैश मोहम्मद वगैरह, लेकिन उनको सपोर्ट करते रहे हैं. तो कल अगर पाकिस्तान कहे कि हमारे न्यूक्लियर वेपन्स इन्होंने चुरा लिए हैं और अब वो क्या करते हैं उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, एंड द जैश पीपल और लश्कर तैयबा पीपल यूज इट अगेंस्ट अस. बट ये डिनायबिलिटी
ना दुनिया में कोई मानने के लिए तैयार है, ना हम उसको मानेंगे। हमारा लोगों के दिमाग में एक और बहुत गलत फहमी है कि आवर स्ट्रेटजी इज नो फर्स्ट यूज, ओके, यानी कि हम पहले न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसको थोड़ा मॉडिफाई करके मैं ये कहूँगा कि पहले न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की धमकी भी हम नहीं देंगे। जैसे आपने सुना होगा अभी थ्रू आउट दिस क्राइसिस इंडिया, नो इंडियन एवर अटर्ड द एन वर्ड, नोबडी। इसका मतलब ये नहीं है militarily or even politically or strategically that we will wait for first nuclear bomb to fall on us and after that retaliate. No. It means we will not initiate actions for a first nuclear strike. But if we see a nuclear strike is about to happen, is getting ready, bombs are being loaded into missiles or aircraft, etc., and with satellite and all that, we detect it. We will catch them on ground and destroy them there, even with nuclear weapons if need be. Okay. So ये हमें बदलाव करना पड़ेगा अभी आने वाले इसमें, क्योंकि जैसे उन्होंने पहलगाम का सरप्राइज अटैक किया, वैसे ही पाकिस्तान के लिए सरप्राइज न्यूक्लियर अटैक पाकिस्तान ने करना, यही एक उनके पास में चॉइस है। अगर वो कहते हैं कि हम न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करेंगे, ऐसी वार्निंग देते हैं, तो तब तक वो उनके न्यूक्लियर वेपन खत्म हो जाएंगे, बिकॉज वी विल प्री एम्प्ट देम। प्रीएम्प्शन, दैट इज व्हेन यू हैव seen the adversary is preparing for something. So in time space, preemption is something which you are stopping, something which is inevitable and about to happen. There are actions taking place, not just words. Okay. So when we say second strike, हम पहले strike नहीं करेंगे, उसमें I think नहीं, we possibly now have to openly also say that if we see these things, these actions happening, then we'll preempt. We'll preemptively attack you, first with the conventional weapons, but if not possible to, because agreed, the nuclear weapons, wherever they are used, we will still be affected by the radioactivity, etc. But obviously, the maximum damage will take place where they explode. Okay. So instead of waiting for them to explode on our territory, we would prefer that their own nuclear weapons explode on their own territory. Yes, absolutely. This change or something which needs to happen, or it may already be there in the thinking or works. But there is a need to tell Pakistan that this is what is going to happen to you. Because unlike the conventional warfare, nuclear warfare में या nuclear threats में openness जरूरी होता है, क्योंकि आपको दुश्मन को डराना है, इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो डराने के लिए उसको क्लियरली आप क्या करने वाले हो इसका पता होना चाहिए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले वो भी पता होना चाहिए, तभी वो डिटरेंस काम कर सकता है। Yes, that's clear. Sir, there's one more thing. एक और power shift है defense market में, if I can call it that. अमेरिका अपने आप को प्राइड करता है ऑन देयर डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड देयर डीप टेक, एंड चाइना आल्सो सप्लाइड वेरियस वेपन्स टू पाकिस्तान, लेकिन जो अनलाइकली हीरोज इमर्ज हुए हैं वो है इंडियन मेड एंड टू सम एक्सटेंट रशियन मेड एंड परहैप्स इजरायली मेड। तो ये क्या
पावर इक्वेशन क्या चेंज हुआ है डिफेंस मार्केट में या फिर डिफेंस वेपन्स के परसेप्शन में? इट इज़ टू अर्ली एज येट टू नो कि एग्जैक्टली क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। लेकिन इसमें एक चीज़ जरूरी डेफिनेटली है कि हमने जो कई पुराने हथियार थे जी, ओल्ड वेपन्स लाइक L60 और L70 गन्स थी, वो पुरानी है, 1960s के ज़माने की है। वो आजकल के मॉडर्न एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट कारगर नहीं है ऐसे लगने के वजह से हमने भी उसको रिटायर कर दिया था। ओके। लेकिन अब जो ड्रोन्स जो आ गए हैं तो उसके लिए हमने उसको रीपर्पज किया और एंटी ड्रोन ऑपरेशंस में लगाया। वो या रशियन मशीन गन्स है, इसकी रेट ऑफ फायर बहुत है ज़्यादा, लिटरली 1200 बुलेट्स पर मिनट और समथिंग लाइक दैट। क्योंकि ड्रोन इतना छोटा ऑब्जेक्टिव होता है और उसकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा क्या 10,000 20,000 रुपये हो सकती है, थोड़ा ज़्यादा। उसके ऊपर आप 10 लाख का मिसाइल फायर करना तो बेवकूफ़ी है। अच्छा। तो वो कहीं उस वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई थी बाकी देशों के लिए। हमारे लिए एक अच्छा ये हुआ कि हमने जो पुरानी सिस्टम्स थी वो हमने रिटायर नहीं की थी, हमारे पास थी। ओके। तो उसको हमने रिपर्पज किया है। ये बाकी देशों ने नहीं किया है। यूक्रेन में या रशिया ने जो इसमें से कुछ जो शिल्का वगैरह नाम की जो गन्स हैं, मशीन गन्स है हेवी कैलिबर, वो रशियन है। लेकिन रशिया ने खुद ने उसको रिटायर कर दिया था, हमने लकीली उसको रखा हुआ था। तो ये थोड़ी इंडियन जुगाड़ आप कह सकते हो, वो उसकी सक्सेस है जो सक्सेसफुल हो गई। तो वो है। जहाँ तक टेक्नोलॉजी का सवाल है, अभी सच में कहे तो कुछ कह नहीं सकते कि असल में क्या हुआ है। क्योंकि अमेरिका के पास में, यूएसए के पास में अभी भी दुनिया के सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, सर्वेलेंस की, सब चीज़ों की है। तो क्या उन्होंने हमारी मदद की थी हमें पता नहीं है अभी तक। जहाँ तक रशिया और रशियन टेक्नोलॉजी का सवाल है, यूक्रेन में जहाँ पे चल रहा है, पिछले 2 साल से लड़ाई चल रही है, तो वहाँ पर वेस्टर्न टेक्नोलॉजी वर्सेस रशियन टेक्नोलॉजिकल वॉर चल रहा है। उसमें कुछ हद तक रशिया हैज़ बीन सक्सेसफुल but not very successful, in the sense some of the Ukrainian drones have destroyed some major Russian targets etc. and वो टर्की के drones थे उनके पास में। So that is where I think somewhere Pakistanis thought if the Turkish drones are successful against Russia, then they should be successful against India. The problem was where I said that our old systems L60 L70, क्योंकि आप एक ड्रोन के ऊपर या 50 ड्रोन अगर आप दुश्मन के आते हैं तो उसके ऊपर आप 50 मिसाइल नहीं फायर कर सकते, नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। बट 2-4 गनों से 10,000 20,000 बुलेट्स आराम से फायर कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वही हमने किया है, ऐसे लग रहा है मुझे। अभी तक पूरी खबर, इंफॉर्मेशन अभी तक बाहर नहीं आई है क्या एग्जैक्टली हुआ। वो आने के बाद में ये स्पेकुलेशन है अभी भी। ओके। ये एज अ फॉर्मर आर्मी पर्सन आपका असेसमेंट क्या होगा? इतने जो हमने सुने ड्रोन सारे बॉर्डर एरियाज में लगातार 3 रात तक, तो वॉज दैट क्या आपको लगता है वो कवर था एंड दे वर प्लानिंग अ बिगर थिंग, या क्या आपको लगता है उनका क्या प्लान था जो फेल हो गया? उनके पास में मिसाइल्स भी लिमिटेड क्वांटिटी में है पाकिस्तान के पास में, और जैसे मैंने कहा कि वो टर्की के ड्रोन के ऊपर बहुत निर्भर थे। एयर पावर दोनों साइड ने इस्तेमाल नहीं की थी, क्योंकि ये डर से कि एयरक्राफ्ट अगर शॉट डाउन हो जाता है
तो फिर पायलट पकड़ा जाएगा वगैरह वगैरह, वो जो लास्ट टाइम हुआ था। और आजकल स्टैंड ऑफ वेपन सिस्टम्स है, दूसरा जहाज 100 किलोमीटर दूर से ही आपके जहाज को निशाना बना देता है। तो ये सब लॉन्ग रेंज पे एंगेजमेंट हुई है एयर पावर की। तो ये एयर पावर का इस्तेमाल भी कैसे हुआ, कितना हुआ, उसके बाद में जो मेन चीज़ जो हुई है इस बारी, आई थिंक द मेन हीरो इफ यू से फ्रॉम द इंडियन साइड was possibly the BrahMos supersonic missile। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान में एक वो रिपोर्ट आई हुई है कि एक उनका बैलिस्टिक मिसाइल उन्होंने फायर किया था दिल्ली की तरफ, वो सिरसा में गिराया गया। क्योंकि पाकिस्तान ने भी क्लेम नहीं किया है कि दिल्ली एयरपोर्ट के वो उन्होंने कोई ड्रोन वोन भेजे हैं वगैरह, जैसे कि हमने क्लेम किया है वी हैव डिस्ट्रॉयड एयरफील्ड एट रावलपिंडी विच इज क्लोज टू देयर कैपिटल। सो वी हैव टू से दैट Pakistan's technological backwardness and dependence on foreign imported weapons whole and soul. We are also dependent on imported things, but I think we also have the technical manpower to modify those systems, make them more effective, add on some of the Indian systems to that, and be effective ultimately. Yeah. Thank you, sir. You've given us such a clear perspective on everything. I think nuclear weapons is something that is at the back of everybody's mind when we talk about India-Pakistan conflict. So I had, two last questions for you. Okay. एक कि आपको realistically moving forward in the context of India-Pakistan relations, what do you think is going to be the situation? What should India be prepared for? क्या हमें हमेशा ही ऐसे रहना पड़ेगा perpetually in a state of readiness? ये क्या आपको लगता है? जैसे पहले मैंने कहा था कि because of the kind of brainwashing that has been done of Pakistani population since the Ziaul Haq time, 1979 onwards. So, the modern Pakistani or young person, of which General Munir is one of the specimen, he is fanatic. So, when we say that target only the military and the terrorists, etc., we have to remember that these terrorists are produced by a society which supports them both ideologically and with money and everything. So it is like while every blame is put on Hitler for killing of Jews, we have to accept that ordinary German jolly well knew what was happening. To say that what was happening in Auschwitz was not known to the neighbors next door, They knew. is carrying imagination too far. So the ordinary Germans were as guilty of Hitler's atrocities against Jews as Hitler himself. Similarly, in case of terrorists, the ordinary Pakistani is as much complicit in this as the terrorists themselves or their military. Having said that, so that means, really speaking, there is no choice for us but to live in a state of armed peace, ready at all times, give no quarters, and hope that over a period of time, as economic condition in Pakistan worsens, people start realizing that what they are doing or what they are believing or thinking is wrong. In addition, as the rest of the Islamic world
like the Middle East and others, are modernizing and start going ahead of Pakistan, that realization of their own stupidity may come to Pakistan because of looking at other Muslims. कि वो कहाँ प्रोग्रेस हो रहे हैं. प्रोग्रेस हो रहे और उसका ज़्यादा असर होगा उनके ऊपर. लेकिन जब तक ये प्रोसेस नहीं होता है तब तक हमें सतर्क रहना पड़ेगा, हिंसा को तोड़ देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, एंड कीप आवर पाउडर ड्राई, सो टू से. लेकिन इसमें फिर देयर इज वन वेरी इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल इशू दैट कम्स अप. Chhatrapati Shivaji is well known to have established Hindavi Swarajya. And but while he fought against the Mughals or Vijapur Sultanate, he made sure that he never fought against Islam per se, one, or against Muslims. So that is why even in his army there were Muslims, though not in very large number or something, but they were there. And they remained loyal to him throughout. So that is something which we have to imbibe from history and make sure that we stay steadfast to our own ideals of not discriminating among citizens because of religion or race or whatever it is. So that is one lesson we have to learn from history, and going forward, that will help us deal with a fanatic nation like Pakistan. Okay. Lovely. मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला था, what is the way forward you think for Indians? लेकिन आपने वो नहीं, इसमें और एक मैं थोड़ा सा जोड़ देना चाहता हूँ. Democracy is all fine, but one has seen of late that politics is becoming more and more agitational 24/7. If there is some major issue कुछ हो तो उसके ऊपर अपोजिशन वगैरह करना सही है, लेकिन ऐसे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 24 घंटे ही एजिटेशन ही चल रहा है सिर्फ. तो we should look at other democratic countries and see that that is not so. And so I would suggest that is one thing which we have to be careful as citizens. Secondly, as political parties, the ones in power, they have to also realize that there is a very large chunk of population which is not with them, which has voted against them. So irrespective of the numbers in parliament or assembly, they have to respect the opposition and point of view and try and reason out and take them together as far as possible. So ये जो political unity है, that citizens have to maintain, plus social harmony, and these are the best antidotes to what Pakistan is doing or not doing. And with that, and with the economic development taking place, prosperity coming in more in India, automatically some of it will percolate towards Pakistan, in the sense that today with globalization of media and everything, Pakistani knows exactly what is happening or not happening in India. So one hopes that a common Pakistani realizes that the ruling elite is taking them for a ride, enriching themselves, and rises against that and tries to establish true democracy in Pakistan. The day that happens, many of the issues that currently are between the two countries will start getting solved. But at that time, we have to ensure that in our own country, we have a workable and peaceful democracy. So in that, common citizens can play their part,
and that itself will be the biggest support to the armed forces Yes. in the fight Yes. against extremism, as I would call it. Absolutely. Thank you so much. It was such a interesting, informative discussion. Thank you for giving me the chance to And say all this. Not Yeah. not at all, sir. And Yeah. it's an honor to have you here. Thank you. Thank you. So today's discussion was extremely informative. I think who better to hear from about nuclear strategy than an expert? Who better to hear from about a workable, peaceful democracy and support for your nation than an armed forces veteran? And we had the person who is both with us today. So that's how the conversation went. And I'm going to be bringing you a longer series, Geopolitics ke upar. So don't forget to subscribe, don't forget to like, and thank you for your support.